Hello dosto, welcome to my YouTube channel. So from today we are starting this new chapter that is water resources. So this is a very easy chapter and there is nothing much to learn, but it is little bit tricky. So I have made the list of the notes that we will learn. So come on, let's start the chapter with me. So water resources. 71% of Earth's surface is covered with it, but fresh water constitute only 3% of total water. मतलब 71% अर्थ सरफेस वाटर से कवर्ड है लेकिन 3% टोटल वाटर है। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिसोर्सेज इन इंडिया, इसका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्टोरल यूटिलाइजेशन और मेथड ऑफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर। ठीक है। अब वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया। वाटर जो प्रेसिपिटेशन से कंट्री में है वो 4000 क्यूबिक किलोमीटर है। सरफेस वाटर रिप्लेसेबल ग्राउंड वाटर जो है वो है 1869 क्यूबिक किलोमीटर। और इसमें से 60% को हम बेनिफिशियल यूज के लिए कर सकते हैं, तो टोटल यूसेज जो है हमारा यूटिलाइजेबल वाटर है कंट्री में वो 1122 क्यूबिक किलोमीटर है। अब सरफेस वाटर रिसोर्सेज कौन से अपने पास? वो है रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड एंड टैंक्स। इन दैट प्रेसिपिटेशन इंडिया इज वेरी हाई स्पेटियल वेरिएशन एंड इट इज मेनली कंसंट्रेटेड इन मानसून सीजन। और हमारे देश में जो रेन रेन है वो उसका उसका वो मतलब स्पेशल वेरिएशन बहुत ज्यादा है। मतलब कुछ रीजन्स में रेन बहुत ज्यादा होती है और किसमें बहुत कम होती है, और ये मानसून सीजन में मेनली कंसंट्रेटेड है। ठीक है। अब उसके बाद आता है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो रिप्लेनिसेबल है वो कितना है? 432 क्यूबिक किलोमीटर। और कुछ जगह ग्राउंड वाटर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन बहुत हाई है, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु। और कुछ जगह बहुत कम है, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड केरला। उसके बाद है लगून्स एंड वाटर बैक वाटर्स। केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में सरफेस वाटर बहुत ज्यादा है, और लगून्स और लेक्स में। ठीक है। और यहाँ का वाटर जो है थोड़ा ब्रैकिश है। ब्रैकिश इन सेंस कह सकते हैं साल्टी। और इट इज यूज फॉर फिशिंग एंड इरिगेटिंग सर्टेन वैराइटीज ऑफ पैडी क्रॉप्स एंड कोकोनट्स। और इसमें हम फिशिंग कर सकते हैं और इरिगेशन के लिए भी यहाँ पे इसका यूज होता है, इस लगून्स और बैक वाटर का। ठीक है। अब आता है वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन। इंडिया जो है ट्रेडिशनली एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी, और 2/3 उसकी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। ठीक है। डेवलपमेंट इसलिए इरिगेशन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है मेनली एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। तो इसलिए प्रायोरिटी 5 ईयर प्लान्स में दी गई थी एग्रीकल्चर को डेवलप करने की। और मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए गए थे, जैसे भाखड़ा नागल, हीराकुड, दामोदर वैली, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट हैव बीन टेकन अप। और एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर जो है वाटर यूटिलाइजेशन में वो सबसे ज्यादा है अदर सेक्टर के कंपैरिजन में। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। इरिगेशन की डिमांड ऑफ वाटर जो है क्योंकि इस पे काफी रेनफॉल का टेम्पोरल वेरिएशन होता है, इसलिए इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। और कुछ क्रॉप जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पानी का यूज करते हैं, इसलिए इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे राइस, शुगर केन, जूट एक्सेट्रा। इरिगेटेड लैंड जो होते हैं उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है देन अनइरिगेटेड लैंड। और ऑफ द नेट इरिगेटेड एरिया 76, टोटल जो इरिगेटेड एरिया उसमें 76% इन पंजाब और 45% इन हरियाणा को बेल और ट्यूबवेल से इरिगेट किया जाता है। दिस शोज दैट दी स्टेट्स यूटिलाइज लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। इससे ये पता चलता है कि इन स्टेट्स में ग्राउंड वाटर की यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है। ओवर विड्रॉल इन सम स्टेट, और कुछ स्टेट्स में बहुत और ज्यादा ओवर विड्रॉल हो रहा है, जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र। इससे ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड कंसंट्रेशन और आर्सेनिक कंसंट्रेशन बढ़ गया है। अब इसमें बताया गया है कि पर कैपिटा एबिलिटी ऑफ वाटर कम होती जा रही है डे बाय डे, क्योंकि बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है वाटर में। और ठीक है, और हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो डिप्लीट हो रहा है। तो अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज जो है वो भी डिप्लीट हो रहे हैं। उसके बाद आता है डिटोरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी का डिटोरिएशन कब होता है? जब टॉक्सिक सब्सटेंस जो है लेक, स्ट्रीम, रिवर इन सब में ऐड हो जाते हैं। और उसके बाद क्या आता है? द रिजल्ट दिस रिजल्ट इन पुअर पॉल्यूशन वाटर, से वाटर का पॉल्यूशन होता है और क्वालिटी ऑफ वाटर डिटेरियोरेट हो जाता है। समटाइम ये जो पॉल्यूटेंट है वो सीप डाउन करते हैं ग्राउंड वाटर में, मतलब ये पॉल्यूटेंट्स ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं। और गंगा और यमुना टू सबसे हाईली पॉल्यूटेड रिवर्स हैं कंट्री में। इसके बाद आता है वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। वाटर कंजर्वेशन की क्यों जरूरत है? क्योंकि इसलिए जरूरत है क्योंकि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर हो रहा है और बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है वाटर में, इसलिए हमें अगर सस्टेनेबल बनाना है अपना वाटर को तो उसको कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है। देयर इज नीड टू इंकरेज वाटर सेंड डेवलपमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिसाइकलिंग और रीयूज का इंकरेजमेंट करना बहुत जरूरी है, किसके लिए? सस्टेनेबल वाटर सप्लाई के लिए। अब इसके बाद आता है प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ड्रेन्स कैरिंग एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ज्वाइन द रिवर।
रेंज जो जिनमें एग्रीकल्चर डोमेस्टिक और इफ्लुएंट्स होते हैं जो रिवर को ज्वाइन कर देते हैं, इसमें पॉल्यूटेंट्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, स्पेशली वेरी हाई ड्यूरिंग समर सीजन में पानी का बहाव कम होता है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन वो पॉल्यूटेंट काफी ज्यादा होता है। यमुना रिवर देश की सबसे गंदी नदी है जो दिल्ली और इटावा के बीच में रहती है। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन हैज ऑकर ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ हैवी टॉक्सिक मेटल्स। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ हैवी टॉक्सिक मेटल जैसे फ्लोराइड नाइट्रेट्स बहुत ज्यादा हो गया है डिफरेंट वाटर कंपनी में। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पब्लिक अवेयरनेस और एक्शन करने पड़ेंगे, जिससे हम पॉल्यूटेंट्स को एग्रीकल्चर एक्टिविटीज डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज से बचाएं। मतलब अगर हम लोगों को अवेयर करेंगे जो फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड वो यूज होते हैं उससे कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि इंसेक्टिसाइड हम यूज करते हैं तो इंसेक्टिसाइड्स में कुछ केमिकल्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, वो नीचे सीप करके ग्राउंड वाटर में पहुंच जाते हैं और ग्राउंड वाटर जो हम करते हैं उससे ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होता है। रिसाइकिल एंड रीयूज ऑफ वाटर, यूज ऑफ वाटर ऑफ लेस क्वालिटी। अब हम कैसे रीयूज कर सकते हैं, हम जो वाटर जिसकी लेस क्वालिटी है उसे हम वेस्ट वाटर कैसे हैं उससे हम इंडस्ट्रीज में कूलिंग और फायर फाइटिंग के लिए यूज करते हैं। अर्बन एरिया में जो वाटर बाथिंग और वॉशिंग की बात करता है बचता है उसको हम गार्डनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। वाटर जिससे हम व्हीकल साफ करते हैं उसको भी गार्डनिंग के यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, दिस वुड इससे हम बेटर क्वालिटी ऑफ वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब होता है वाटर सेट मैनेजमेंट क्या है। वाटर सेट मैनेजमेंट क्या है, रिफर्स टू एफिशिएंट मैनेजमेंट कंजर्वेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। मैनेजमेंट और कंजर्वेशन करना सरफेस और ग्राउंड वाटर का। इट्स इन्वॉल्व्स प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ एंड स्टोरेज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू वेरियस मेथड लाइक परकुलेशन डिचार्जेबल वाटर सेट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग कंजर्वेशन रीजनरेशन जुडिशियल यूज ऑफ ऑल रिसोर्सेज। मतलब वाटर सेट मैनेजमेंट क्या है, कंजर्वेशन जनरेशन एंड जुडिशियल यूज ऑफ ऑल रिसोर्सेज। मतलब हम अपना जो भी नेचुरल रिसोर्स हैं जैसे लैंड वाटर प्लांट एंड एनिमल इनका हम जुडिशियल यूज करें उसको हम बोलते हैं वाटर सेट मैनेजमेंट। अब हरियाली इज अ वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हरियाली वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पॉन्सर किया था। इसका एम क्या था कि रूरल पॉपुलेशन में हम कंजर्वेशन ऑफ वाटर सिखाएं कैसे करना है फॉर ड्रिंकिंग इरिगेशन फिशरी एंड अफॉरेस्टेशन। दिस प्रोजेक्ट जो ये प्रोजेक्ट था वो एग्जीक्यूट किसने किया था, भाई ग्राम पंचायत विद पीपल पार्टिसिपेशन। और फिर इसके बाद दो प्रोजेक्ट हुए, नीरू मीरू प्रोग्राम आंध्र प्रदेश में और अरवार के पानी संसद राजस्थान में। इन्होंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट किया जैसे टैंक्स डग आउट पॉन्ड्स एंड चेक डैम्स। किसकी मदद से, पीपल की मदद से। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग उस मैटर को बोलते हैं जिससे हम रेन वाटर को कैप्चर करते हैं उसका यूज करते हैं। इससे ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता है। ये लो कॉस्ट है और इको फ्रेंडली टेक्निक है हर ड्रॉप ऑफ वाटर को सेव करने की बाय गाइडिंग द रेन वाटर टू रोन बोरवेल पिट्स एंड वेल्स। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से वाटर अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती है। ये डिक्लाइन जो ग्राउंड वाटर टेबल है उस जो डिक्लाइन हो रही है उस पर भी चेक करता है। ग्राउंड वाटर की क्वालिटी इंप्रूव करता है क्योंकि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन ग्राउंड वाटर में पानी पहुंचता है तो कंटेमिनेशन होता है उनका कंटेमिनेंट्स होते हैं उनका डाइल्यूशन होता है जैसे फ्लोराइड नाइट्रेट्स। सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, क्योंकि सॉइल इरोजन को क्यों प्रिवेंट करेगा, क्योंकि पानी हम लोग यूज जो पानी है उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं अपने जैसे बेल सेल्स में इन सब में इकट्ठा कर रहे हैं तो पानी का बहाव ज्यादा होगा नहीं होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा। फ्लडिंग एंड अरेस्ट ऑफ सॉल्ट वाटर intrusion in coastal area if used to recharge aquifers। ठीक है, अब इंडिया की वाटर पॉलिसी आई थी 2002 में, उसका उसकी क्या उसमें क्या क्या था उसमें पढ़ते हैं। इरिगेशन एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, तो इरिगेशन और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है उसमें ड्रिंकिंग वाटर कंपोनेंट यूज होना चाहिए जहाँ पे कोई ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स नहीं है। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर की को प्रोवाइड करना ह्यूमन बीइंग और एनिमल उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और मेजर्स हमें लेने चाहिए लिमिट और रेगुलेट करने का, ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करने से बचाने का। सरफेस और ग्राउंड वाटर शुड बी रेगुलरली मॉनिटर्ड फॉर क्वालिटी। फेस प्रोग्राम शुड बी अंडरटेकन फॉर improving वाटर क्वालिटी or the efficiency of utilization in all diverse use of water should be improved. Awareness of water as a scarce resource should be fostered. Conservation consciousness should be improved promoted to education, regulation, incentive and disincentive। मतलब कॉन्शियसनेस लोगों में बढ़ाएं कि एजुकेशन के थ्रू वाटर की, ठीक है, ये बढ़ाएं कि वाटर जो है स्कार्स रिसोर्स है इसकी अवेयरनेस बढ़ाएं। अफेक्टिव यूटिलाइजेशन करें वाटर का डाइवर्स रिसोर्स में। सरफेस और ग्राउंड वाटर का मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मेजर्स शुड बी टेकन टू लिमिट एंड रेगुलेट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, और मेजर लेने चाहिए कि लिमिट और रेगुलेट करें ग्राउंड वाटर के एक्सप्लॉइटेशन को। तो दोस्तों ये चैप्टर खत्म हो गया है, काफी आसान चैप्टर था, कुछ ज्यादा नहीं था इसमें। तो आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आएगा। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल पे बने रहिए और हम और आगे वीडियोस आएंगे और आगे वाली ये हम एनसीईआरटी जल्दी खत्म करेंगे।
तो थैंक यू।